हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के हम कुछ वीडियोज अपलोड किया करेंगे ऑफलाइन, और जो लाइव क्लास होगी हमारी वो सिर्फ संडे को होगी। संडे को शाम को 7 बजे से 8 बजे हम जो भी एक हफ्ते में पढ़ाई करेंगे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे संडे की लाइव क्लास में। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना ये आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका ट्रांसफर आरएनए का, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो ट्रांसफर आरएनए है ये एक टाइप है आरएनए का। तो आरएनए का अगर टाइप है तो आरएनए के और भी टाइप होंगे कुछ। तो आरएनए बेटा जी हमारा 3 टाइप का होता है। एक है जिसको बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा है जिसको बोला जाता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। इसी ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है आज। तो ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम नाम से ही समझने की कोशिश करें कि इसका नाम ट्रांसफर आरएनए क्यों रखा गया है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप कहीं से कोई चीज ले जाके कहीं रख रहे हैं या कहीं किसी को दे रहे हैं कुछ, तभी तो आपको बोला गया है ट्रांसफर आरएनए। तो अगर देखा जाए बेटा तो इसका ये नाम ट्रांसफर जो लिखा गया है ना, ट्रांसफर आरएनए, इसके पीछे एक रीजन है कि क्या ये ट्रांसफर करा रहा है। तो आपको जानना है कि ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। किसको करता है ट्रांसफर? अमीनो एसिड को। कहां से करता है? साइटोप्लाज्म से एमआरएनए या राइबोसोम तक ले जाता है। कुल मिलाकर ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल को साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य से ले जाता है उठाकर, और ये उसको राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां पे वो प्रोटीन बना ले जाके। तो हम लिखेंगे टीआरएनए ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कहां से कर रहा है बेटा जी? साइटोप्लाज्म से। कहां पर कर रहा है? टू लिखो, टू राइबोसोम। राइबोसोम पे ये अमीनो अम्ल को लाके ट्रांसफर करा दे रहा है, इसी वजह से हमने इसका नाम ट्रांसफर आरएनए रख दिया है। अब देखिए हमारे पास कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं अगर, तो इस 20 टाइप को ट्रांसफर करने के लिए बेटा कितने टाइप के हमारे पास ट्रांसफर आरएनए चाहिए? तो 20 टाइप के हमारे पास टीआरएनए भी होने चाहिए। तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इनको ट्रांसफर कराने के लिए, मतलब इनको उठा के ले जाने के लिए 20 टाइप्स के टीआरएनए भी होने चाहिए हमारे पास। तो आपने देख लिया कि इसका कितने होंगे? ये 20 ही होंगे टीआरएनए। टाइप हटा दो, 20 टीआरएनए होने चाहिए। एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड को पकड़ता है। अब हम देखें कि इस टीआरएनए का क्या कोई और भी नाम है क्या, कि सिर्फ हम इसको ट्रांसफर आरएनए ही बोलते हैं? तो चलो देखते हैं। एक तो ट्रांसफर आरएनए नाम है, दूसरा इनका नाम है कि ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट आरएनए होते हैं। स्मॉलेस्ट आरएनए क्यों? क्योंकि जो इनका साइज है, मतलब कि कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये बने हैं, वो कम है। 75 से लेके 95 न्यूक्लियोटाइड ही पार्टिसिपेट करते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए। ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि ये आरएनए की बात हो रही है। तो ये स्मॉलेस्ट आरएनए है क्योंकि 75 से 95 तक ही न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको बनाने के लिए। एक और नाम है इनका एक नाम बेटा जी सॉल्युबल आरएनए। तो जो नाम है सबके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। सॉल्युबल आरएनए क्यों बोला जाता है? कहीं तो ये सॉल्युबल होगा, घुल जाता होगा। तो आपको याद रखना है कि ये 1 मोल NaCl में डिसॉल्व हो जाता है, या फिर ये क्या हो जाता है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। दैट इज वाई हमने इसका नाम सॉल्युबल आरएनए रखा है। ये 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बना है, तो इसका नाम स्मॉलेस्ट आरएनए है। इसके अलावा ये ट्रांसफर करता है अमीनो अम्ल को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पे, दैट इज वाई इसका नाम ट्रांसफर आरएनए है। तो पहले तो ये देखा कि एक ही है मगर उसके नाम 3 हो गए। अगेन देखिए
इसके बारे में आपको ये जानना है कि ये है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, किस टाइप का होता है बेटा जी? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। जनरली हम पढ़ते हैं कि हमारे जो आरएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, बट बहुत ज्यादा ये अपने में क्या कर लेता है, फोल्डिंग कर लेता है। और फोल्डिंग करने की वजह से ये दिखता कैसे है, अपीयर कैसे होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। मतलब क्या है समझिए, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मान लो कोई है यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक बना लो, मगर यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगे हैं इसके, मान लो यहाँ ए यू 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 ए जी सी यू, ऐसे कोई बेस लगे हैं इस आरएनए पे, तो चांसेस है कि ये और ये पेयर हो सकते हैं ना। तो ए अपना मुड़ जाए यहाँ से और यू के साथ पेयर कर ले, तो एक ही में ये पेयरिंग भी तो कर सकता है बेटा जी। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये पेयर नहीं हो जाएगा ऐसे। तो सेम यही काम करता है आरएनए भी, है सिंगल स्ट्रैंडेड मगर अपने अंदर बहुत ज्यादा फोल्डिंग करने की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है, अपीयर होता है, मगर है ये कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाम तो कई सारे हैं इनके, देखने में ये कैसे हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको याद रखना है कि इसको समझने के लिए दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। एक है इसका 2D वाला, मतलब 2 डायमेंशनल, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और आपके लिए बेटा जी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यही है क्योंकि बोर्ड में ये बनाने के लिए आता है। दूसरा है आपका 3D, इसको आप बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप। एल लिखते हो ना, लेटर एल, तो सिंपल एल है ये। अगर इसको उल्टा कर दीजिए तो ये वाला हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर होता है हमारे ट्रांसफर आरएनए का, जो कि 3D या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपसे जनरली पूछा नहीं जाता है, जो इन्वर्टेड एल शेप है। इसमें ये अपने आप में बहुत ज्यादा फोल्डिंग कर लिया रहता है ना, ऐसे एक ही है, देखो एक ही ने अपने आप को कितना ज्यादा ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ 5, यहाँ 3। तो ये इन्वर्टेड एल शेप हमारा कौन सा है, 3D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर के बारे में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक बार इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके 2D स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए हम देखते हैं कि 2D स्ट्रक्चर कैसा है इस ट्रांसफर आरएनए का, जिसके 3 नाम हैं, उसके 2 स्ट्रक्चर हैं, ऐसे याद रखना। अब ये 2 स्ट्रक्चर किस टाइप के हैं ये भी हम देखते हैं। बात हो रही है इनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको ये जानना है कि ये स्ट्रक्चर पहली बार किसने दिया, उस साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है बेटा रॉबर्ट हॉली। इन्होंने ही ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था किसका, ट्रांसफर आरएनए का। तो चलो देखते हैं कि क्या बताए थे। इन्होंने जब देखा ट्रांसफर आरएनए की फोल्डिंग कि किस तरीके से वो फोल्ड होता है, तो उन्हें वो स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि जिस तरीके से हमें जो लौंग की पत्तियां होती है ना, उस तरीके से इनको ट्रांसफर आरएनए दिखाई दिया। लौंग की पत्तियां क्लोवर लीफ बोलते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि ट्रांसफर आरएनए हमारा क्लोवर लीफ लाइक लगता है। क्लोवर लीफ का मतलब है कि लौंग की जो पत्तियां हैं उस तरीके से। तो इस मॉडल को या इस स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है क्लोवर लीफ मॉडल, या फिर आप इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन अगर आए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ट्रांसफर आरएनए का है वो किस टाइप का होता है, तो सेकेंडरी वाला याद रखिएगा कि क्लोवर लीफ जैसा होता है। टर्सरी वाला हमारा इन्वर्टेड एल शेप होता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो हमें बनाना कैसे। तो बनाना भी साथ में ही सीखना, बहुत सिंपल है। जिस तरीके से पत्ती में ऊपर ऐसे था तो आप भी ऐसे कर लो ऊपर। अब यहां से ऐसे ले जाइए, 3 पत्ती निकालना है इसमें से भी ना हमें, ध्यान से देखो। प्लस साइन जैसे बनाते हैं ना बेटा जी, एग्जैक्ट वही मैं बना रही हूं। प्लस आपको मैं सिखा भी रही हूं कैसे आप एग्जाम में बनाओगे। प्लस साइन एकदम एग्जैक्ट प्लस साइन की तरह है ये। फिर आप इसको ऐसे कर देना, किनारे ला लाके सबको थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का कर दीजिएगा और इधर वालों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है बेटा, इधर वालों को आप छोड़ दीजिएगा। ये 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है। आपको पता है
हमारा ये एक ही स्ट्रैंड है ना, देखो एक ही है, क्योंकि एक ही 5 और एक ही 3 है। जब हम डीएनए बनाते हैं बेटा जी तो आप देखते हो कि 1 5 3 और फिर दोबारा भी हम ऐसे करते हैं 3 और 1 5 डैश। तो 2 स्ट्रैंड के लिए आपको दो बार दिखाई दे रहे हैं ना, 5 प्राइम 3 प्राइम। यहाँ क्योंकि ये एक स्ट्रैंड है तो हमें एक ही 5 प्राइम और एक ही 3 प्राइम एंड दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ऑल्दो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के ऐसे जुड़ गए हैं, मगर है ये एक ही स्ट्रैंड में डबल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। समझ में आया बेटा जी? अब ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या क्या जानना जरूरी है आपके लिए। ये मैं बना रही हूं कि नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर कर लिए हैं। ये जहां पे पेयरिंग हुई है, यहाँ पेयरिंग हो चुकी है नाइट्रोजनस बेस की बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेम। तो टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक तो वो क्लोवर लीफ है, लौंग के पत्ते जैसा। जिस भाग में नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयर किए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, उनको हमने बोल दिया है स्टेम। स्टेम का मतलब है कि यहाँ पेयरिंग हुई है, ऐसे याद रखना। जो पार्ट पेयर नहीं कर पाया है उसको हम बोलते हैं लूप। क्या बोलोगे बेटा? लूप बन गया है, वहां पे ऐसे जाके गोला बन गया है, लूप बन गया है, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कर पा रहा है। तो कितने लूप हो गए? 1 2 3। यहाँ भी पेयरिंग नहीं हुई है तो ये लूप बन के बाहर आ गया है 4, और ऊपर वाला खाली ही है। तो आप ऐसे देखोगे। अब हर एक लूप का एक एक नाम है, वो नाम ही हमें याद करना है। तो पहले तो ये देखो, जो 5 प्राइम है वो थोड़ा छोटा है और ये 3 प्राइम एंड हमारा थोड़ा ऊपर तक गया है। ठीक है बेटा जी? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच में जो ये वाले बेस हैं वो पेयर नहीं हुए हैं किसी से, ये अनपेयर्ड बेस होते हैं। तो यहां लिख दो बेटा अनपेयर्ड बेस, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ये दोस्ती करें, जिससे पेयरिंग करें। ये भी हमारे कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। ये भी कैसे है बेटा? अनपेयर्ड। ये भी कैसे है? अभी अनपेयर्ड है। अनपेयर क्यों है ये? क्यों नहीं ये पेयरिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि बेटा जी इनके पास कुछ अनयूजुअल बेस हैं। अनयूजुअल बेस का मतलब क्या है कि ऐसे बेस जो जनरली आप प्यूरिन और पिरिमिडीन के अंदर नहीं पढ़ते हो, ऐसे अनयूजुअल बेस प्रेजेंट हैं, क्षार प्रेजेंट हैं, जो कि एक दूसरे के साथ पेयर नहीं कर सकते हैं। अनयूजुअल बेसिस के नाम आप एक बार लिख लीजिए, कौन कौन से बेस हैं वो। एक बेस है जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रो यूरिडीन। एक बेस तो है डाईहाइड्रो यूरिडीन। एक और बेस है हमारे पास जिसको कि बोला जाता है स्यूडो यूरिडीन। स्यूडो यूरिडीन, ये आपने कहीं भी प्यूरिन पिरिमिडीन में इसका नाम नहीं देखा होगा। हम एजीसीटी पढ़ते हैं, एजीसीटी की पेयरिंग भी देखते हैं एटी के साथ, जीसी के साथ। मगर अगर कहीं डाईहाइड्रो यूरिडीन आ जाए तो आप पेयर नहीं बना सकते हो इसका, न ही स्यूडो यूरिडीन को हम पेयर कर सकते हैं। इसी के साथ एक और इनके पास बेस होता है जिनको आइनोसिन बोलते हैं। तो ये कुछ अनयूजुअल बेस प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से ट्रांसफर आरएनए में लूप का फॉर्मेशन होता है। ये बेस कभी भी पेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ और लूप बना लेते हैं। ठीक, अब हर एक लूप का या हर एक आर्म भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम है। चलिए देखते हैं कौन सा नाम है। ये जो 3 प्राइम वाला है बेटा, ऊपर वाला मैं ये पार्ट इरेज कर रही हूं थोड़ा सा। ये जो 3 प्राइम का फ्री एंड है OH वाला, इसका काम है अमीनो अम्ल को पकड़ के लाना। एक कहानी के थ्रू याद करो। हमारे पास आपने देखा था कि डीएनए था, डीएनए से आरएनए बन गया था, एमआरएनए। उस एमआरएनए पे हमारे पास कई सारे कोडान या कोड थे। इसी कोड का काम है कि आगे जाके प्रोटीन बनाएगा अमीनो एसिड से पेयर करा के, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करा के। कोड को हमने लड़कों से याद किया था 3-3 के थ्रू में। 64 लड़के थे जिनको कोडान बोला गया था। अमीनो अम्ल को आपने बोला था कि ये सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। अमीनो अम्ल कम थी, 20 थी। अब एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोड अवेलेबल थे, ये भी हमने पढ़ रखा है पीछे। इस अमीनो अम्ल को बेटा यहां तक लाने का जो काम करता है, मीडिएटर का जो काम कर रहा है, जैसे शादी जब फिक्स होती है तो कोई एक ऐसा होता है बंदा जिसका काम होता है लड़की के घर या लड़के के घर बार बार आके जाके दोनों की अच्छाई बताना। तो इसी का नाम है हमारा ट्रांसफर आरएनए। जो मीडिएटर का काम कर रहा है वही है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, देख के आता है कि अच्छा ये लड़के का घर है, लड़का कैसा है, इसने देखा यहाँ कौन सा कोड है,
लड़के को देखा मतलब कि कोड को देखा। अब ट्रांसफर आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में, इस लड़के के अकॉर्डिंग लड़की देखेगा कि कौन सी अमीनो एसिड सुटेबल होगी इसके लिए। तो मान लो कि यहाँ पे एक कोड था AUG। अब ट्रांसफर आरएनए ने देखा कि AUG नाम का जो लड़का है इसके लिए कौन सी अमीनो अम्ल सुटेबल होगी, तो वो जाएगा तो सारे अमीनो अम्ल में मेथियोनिन को पकड़ेगा कि तुम ही हो सुटेबल ब्राइड, उसके लिए तुम्हारी शादी होगी AUG से। तो पहले उसने कोड देखा, फिर अमीनो अम्ल के पास गया और अमीनो अम्ल को ऐसे अमीनो अम्ल के साथ बॉन्ड बना के और फिर उसको लेकर आएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका जो अमीनो अम्ल से बॉन्डिंग ये कर रहा है तो वो 3' OH वाले एंड से ही कर रहा है। तो कुल मिला के कहानी का मतलब ये था कि ये जो एंड है बेटा, इसका काम है कि वो अमीनो अम्ल को बाइंड करता है और अमीनो अम्ल को लेकर आता है कहाँ पे, मैसेंजर आरएनए के पास या फिर राइबोसोम के पास। तो इसको लिखोगे आप कि ये है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। कौन सा एंड है, 3' एंड है। क्या कर रहा है, अमीनो अम्ल को पहचान के इसको बाइंड कर रहा है 3' एंड पे। ठीक है बेटा। अब हमने एक आर्म देख लिया कि अमीनो एसिड को बाइंड करने वाला कौन है, 3' OH एंड है। क्योंकि ये दुल्हन है तो इसको अच्छे से देखते हो, आजकल चल भी रहा है ना फैशन, दुल्हन को ऊपर लोग लेके आते हैं ऐसे उठा के भाई लोग। तो ऐसे ही क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए भी उसको सिर पे बैठा के ले आ रहा है। तो अमीनो एसिड कहाँ बैठ रही है, 3' OH एंड पे। अब यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं T-साई-C लूप। ये याद रखना बेटा, T-साई-C लूप बोलते हैं इस वाले आर्म को ट्रांसफर आरएनए के। T-साई-C का मतलब है, T से देखो, T वाले बेस को करते हैं थाइमिडीन। फिर से आपको कंफ्यूजन कि आरएनए में तो थाइमिन होता नहीं है, तो थाइमिन नहीं है तो थाइमिडीन कैसे बनेगा, ये अनयूजुअल बेस में आएगा ये भी। तो यहाँ थाइमिडीन है, C से हमारा साइटिडीन है, साइटिडीन, और साई जो है बेटा उसी को बोलते हैं स्यूडो यूरिडीन। तो स्यूडो यूरिडीन, 3 तरीके के अनयूजुअल बेस यहाँ पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं T-साई-C लूप। थाइमिडीन, स्यूडो यूरिडीन और साइटिडीन, ये तीनों मिलके बनाते हैं ये वाला लूप। इस लूप का एक काम है, ये क्या करता है, इसका काम है बेटा कि ये पहचानता है, मतलब कि रिकॉग्नाइज करता है किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम के लार्ज यूनिट को, जो बड़ा वाला यूनिट है उसका लार्ज यूनिट, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। यहां पे समझो ये वाली बात, हमें पता है कि राइबोसोम हमारे इस तरह के होते हैं, 2 यूनिट होती हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। यूकैरियोटिक में हम देखते हैं तो ये 60S होगा, ये 40S होगा। यही प्रोकैरियोटिक में बेटा जी आप देखोगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं। छोटा वाला यूनिट का काम है कि वो मैसेंजर आरएनए पे बाइंड हो जाता है, मगर जब ट्रांसफर आरएनए दुल्हन को लेकर आता है और कोडान को पहचान लेता है, तब ये क्या करता है कि अपने इस वाले आर्म से बड़े वाले राइबोसोम के यूनिट को बुलाता है कि तुम भी आके यहाँ लग जाओ। तो इस तरीके से जब ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे तो और ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ पे दोनों लूप लग जाते हैं किसके, राइबोसोम के। तो हमने क्या देखा कि जो T-साई-C लूप है इसका काम है कि राइबोसोम के लार्ज यूनिट को रिकॉग्नाइज करना। इतना आपने देख लिया बेटा जी, ये इनका काम है। अब देखो नीचे ये वाला जो लूप है वो सबसे इंपॉर्टेंट लूप है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप देख भी सकते हो कि ये वाला यहाँ पे ऊपर तो हमारी दुल्हन बैठी है, मगर जिस लूप ने इस एंटी कोडॉन को पहचाना है, मतलब लड़के को जो पहचाना है, लड़के से जो डायरेक्ट बात करता है, वही लूप है ये। इसको बोला जाता है बेटा एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप बोलिए या आर्म बोलिए। एंटीकोडॉन आर्म का क्या काम है या लूप का, ये समझो। दुल्हन हमारी इस पे बैठी है, ये है मीडिएटर या फिर जो शादी लगाते हैं, क्या बोलते हैं गांव में उनको, जो भी बोलते हैं। तो इन्होंने यहाँ अपना मैसेंजर आरएनए है बेटा, जिसपे कि लड़कों की एकदम स्वयंवर समझो लगा हुआ है, मगर एक अमीनो अम्ल की शादी तो आप किसी एक से ही कराओगे। मान लो यहाँ पे हमारा AUG वाला था जो ऊपर देखा है आपने, AUG टाइप का लड़का है, यहाँ कोई और है, अलग अलग लड़के पूरे लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जब ट्रांसफर आरएनए ने AUG को देखा तो लगा यही सबसे बेस्ट लड़का है यहाँ वाला, समझो। इसी के लिए इसी के टाइप का ये एक लड़की लेकर आया है जिसका नाम है मेथियोनिन, क्योंकि AUG इसी का कोड होता है।
अब क्या होगा, इस AUG को पेयर किससे करोगे भाई, लड़की भी आ गई लड़का भी है, मगर बात कैसे करेंगे, लड़की और लड़के के बीच में गैप है, कुछ तो बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो इनके बीच में पेयरिंग के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा। कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ट्रांसफर आरएनए पे जो प्रेजेंट होता है उसी को हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। एंटीकोडॉन क्या है, कोडॉन का ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, मतलब जो कोडॉन के साथ पेयर कर ले उसी को हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। तो ए से पेयर करने के लिए बेटा यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए U, यहाँ पे होना चाहिए A और यहाँ पे होना चाहिए C। हो गया, कितने अच्छे से बात हो गई। देखो यहाँ दूल्हा था, यहाँ दुल्हन है, बीच में ये जो शादी लगाए थे और यहाँ पे पंडित जी ने मंत्र भी पढ़ दिया UAC एंटीकोडॉन के थ्रू। हो गई पूरी की पूरी काम यहाँ पे हो गया ना। इसी को बोलते हैं एंटीकोडॉन, क्योंकि ये कोडॉन से ट्रांसफर आरएनए के बीच में लिंक बनाने का काम करता है। कोडॉन और ट्रांसफर आरएनए दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसी को एंटीकोडॉन बोला जाता है। एग्जैक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, कोडॉन के। इसका काम है mRNA को पहचानना। तो हमने क्या देखा, 3' OH वाला जो है इसका काम है अमीनो अम्ल को पहचानना। T-साई-C का काम है राइबोसोम के बड़े यूनिट को पहचानना। एंटीकोडॉन का काम है बेटा जी mRNA को पहचानना। अब लास्ट वाला ये एक लूप बचा है जिसको बोलते हैं DHU लूप या फिर DHUR। इसका भी नाम याद कर लो, इसको बोला जाता है डाईहाइड्रो यूरिडीन लूप। मैंने बोला वहीं पे कि डाईहाइड्रो यूरिडीन एक अनयूजुअल बेस है एंड दैट इज वाई इसमें कहीं भी पेयरिंग नहीं होती है, जिससे कि ये एक लूप बना लेता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम बहुत सिंपल सा है कि अमीनो अम्ल शादी के लिए तैयार है, मगर शादी से पहले पार्लर जाना होता है लड़कियों को, तो अमीनो अम्ल को एक्टिवेट करने का काम करता है और ट्रांसफर आरएनए तक लाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज इस एंजाइम को ये रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब कि पहचानेगा और उसी के साथ ये बाइंड करेगा। रिकॉग्नाइज एंड बाइंड मतलब वो एंजाइम जो अमीनो अम्ल को एक्टिवेट करता है, मतलब उस लड़की को पार्लर में ले जाके जो सुंदर बनाएगा वो ये वाला आर्म है, लड़की को सिर पे बैठाने वाला ये वाला आर्म है, लड़की को लेकर आने वाला राइबोसोम को जहाँ पे मंडप है, मंडप राइबोसोम तक लाने वाला ये वाला आर्म है, राइबोसोम के बाद दूल्हे से डायरेक्ट जो बात करा दे वो कौन सा आर्म है, एंटीकोडॉन आर्म। तो हमने चारों आर्म के बारे में समझ लिया ना बेटा जी। ये एक वेरिएबल आर्म है जिसको कि जस्ट आप एक वेस्टिजियल जैसे हम ऑर्गन अपने बॉडी में देखते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारा एक वेरिएबल आर्म है। इसका एग्जैक्ट एज इट इज कोई ज्यादा फंक्शन नहीं होता है। स्टिल अगर आपको इसका फंक्शन कुछ भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वाली जो मैंने वीडियो समझाई है ट्रांसफर आरएनए के बारे में वो अच्छे से समझ में आई होगी और ट्रांसफर आरएनए से रिगार्डिंग आपके कोई डाउट नहीं होंगे। स्टिल मैं एक बार फिर से इसको समरी इसका आपको दे देती हूँ कि क्या है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एक ऐसा आरएनए है जो कि अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास। ट्रांसफर आरएनए के और भी नाम है, जैसे कि राइबोसोम, इसको बोला जाता है सॉल्युबल आरएनए क्योंकि ये 1 मोल NaCl में सॉल्युबल हो जाता है। इसको हम स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते हैं क्योंकि ये 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड का ही यूज करके बनाया गया है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको कि बेटा जी हम बोलते हैं एडाप्टर आरएनए। मैंने लिखा नहीं है बट आप समझ जाइए। एडाप्टर आरएनए इसलिए बोलते हैं कि इसके पास काबिलियत है कि ये अमीनो अम्ल से भी बाइंड होता है और ये क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से भी बाइंड हो जाता है एक ही साथ में। एक साथ में 2 लोगों को लेके घूम रहा है, अमीनो अम्ल और mRNA, दैट इज वाई एडाप्टर आरएनए। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके 2 स्ट्रक्चर हैं, एक को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक को टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रॉबर्ट होली ने दिया था और ये हमारा क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये लौंग के पत्ते के जैसा है। टर्सरी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप होता है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है अभी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे तो आपको दिखाना है कि आपके जो इधर नीचे की तरफ 3 आर्म है, ऊपर की तरफ जो है वो कोई लूप नहीं बना है, सीधे खाली है। ऊपर जो 3' होगा वहां पे अमीनो अम्ल आके जुड़ता है, तो इस वजह से हम उसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं। एक लूप है जिसको T-साई-C लूप बोलते हैं। T-साई-C लूप का मतलब क्या हो गया कि ये राइबोसोम के बड़े यूनिट को पहचानने का काम करता है।
जो सबसे नीचे की तरफ लूप है उसको एंटीकोडॉन लूप बोला जाता है बेटा जी, और इसका काम है मैसेंजर आरएनए को पहचानना। और जो इसके एक और इधर वाला लूप बच गया है उसको हम बोलते हैं DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, और इसका काम होता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को पहचानना। इस तरीके से हमने ट्रांसफर आरएनए के सभी लूप को देखा और किसका क्या काम है ये भी समझा। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। ऐसे ही और भी छोटे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।